Alaikum. This is Umair. Hope you are doing well. Welcome to my channel. Why not Umair? If you are a new one, please subscribe my channel and like this video. Before starting this video, in this video we can talk about uh, an overview of an investment appraisal method. The subject is about basically financial statement analysis. ठीक है? In this chapter we can talk about different appraisal methods. First of all, in this slide balance sheet is given here. Left side is assets. Left side assets are given, and right side liabilities plus equity are given. Assets are basically uses of capital and liabilities are source of capital. ओके देन हम अप्रेजल इस स्लाइड के अंदर हम चार टेक्निक्स को यूज़ करेंगे: पे बैक, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. ये बेसिकली जो मैंने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मेथड्स हैं ये बेसिकली न्यूमेरिकल वर्क है, बट मैं इसका थोड़ा सा थ्योरी वाइज आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग दूंगा और थोड़ा सा अगर आपको क्लैरिटी होगी, अगर मैं जनरल जस्ट देता जाऊंगा, जनरल ओवरव्यू देता जाऊंगा आपको न्यूमेरिकल्स का, अगर आपको क्लैरिटी होगी तो ठीक है, वरना अदरवाइज़ आपको ये प्रैक्टिकल खुद करना पड़ेगा, दैन ही समझ आएगी. ठीक है, क्लैरिटी होगी ज़्यादा क्लियर. ठीक है, देन हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले उन्होंने बताया कि इन्वेस्टमेंट को डिफाइन किया है. इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट के हम किसी चीज़ की कुर्बानी देते हैं फ्यूचर के लिए. आज के दिन में हम किसी चीज़ को कुर्बान करते हैं, मतलब पैसों को सेव करते हैं और देन फ्यूचर में देन हमें उसका कुछ एक्सपेक्टेशन के साथ, ये एक्सपेक्टेशन के साथ कि फ्यूचर में हमें उसका कुछ प्रॉफिट होगा. ठीक है, देन आगे किस टाइप की इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं यहाँ पर लिखी हुई है कि मतलब आप कोई न्यू मशीनरी ले सकते हैं, कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, किसी चीज़ की एक्सपेंशन कर सकते हैं, कोई बिल्डिंग बना सकते हैं लाइक, या किसी चीज़ को रिप्लेस, एक बिल्डिंग बनी हुई है उसको न्यू बनाना चाहते हैं. ठीक है, लाइक ये सारी चीज़ें. और इसके अलावा आगे इसमें उन्होंने बताया कि जो कैपिटल बजट, एक पॉइंट इसमें है कि कैपिटल बजटिंग जो है हमेशा वो कैश फ्लो के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, वो काउंटिंग प्रॉफिट के ऊपर नहीं डिपेंड करती. ठीक है, इसके बाद इधर आपके पास डिस्काउंटिंग अप्रोच लिखी हुई है, ये उसको छोड़ दें. यहाँ पर फर्स्ट अप्रेजल मेथड को हम डिस्कस करेंगे, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न. अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न पहले मैं सबसे पहले तो बताऊंगा ये होता क्या है. बेसिकली अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न होता है यार बेसिकली कि आपने क्या प्रॉफिट अर्न किया है ओवर द अपना टाइम पीरियड, जो मतलब आपका टाइम पीरियड है उसके अंदर आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया है. मतलब आपने अपने रेवेन्यू एक्सपेंसेस में से रेवेन्यू को माइनस कर दिया, रेवेन्यू में से अपने एक्सपेंस को माइनस कर देंगे, जैन आपके पास आंसर आता है वो होता है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, कि आपने कितना प्रॉफिट बेसिकली अर्न किया. अब ये इसका जो जनरल फार्मूला है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का वो ये होता है कि एवरेज इनकम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनकम या एवरेज इन्वेस्टमेंट. ठीक है, एवरेज इनकम किसे कहते हैं? एवरेज इनकम वो होती है जो आपके नेट कैश फ्लोज होते हैं, कैश फ्लोज में से हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो आपके पास एवरेज इनकम कैलकुलेट होती है. ठीक है, यहाँ पर राइट किया हुआ है. उसके बाद ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट किस तरह से कैलकुलेट होती है? ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट होती है? इसका फार्मूला ये होता है कि एवरेज इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं ये ऐसे कैलकुलेट होती है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्लेवेज वैल्यू डिवाइडेड बाई 2. इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है कि जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगी, स्लेवेज वैल्यू वो होती है जिसको रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं, डिवाइडेड बाई 2. ये बेसिकली इस तरह से कैलकुलेट होती है, ये आगे कैलकुलेट की हुई है. ये आपके पास यहाँ पर एक एग्जांपल गिवन है, लेक्चर नंबर एग्जांपल नंबर 1 देखें, इसको थोड़ा सा आप गो थ्रू करें. यहाँ पर कुछ ईयर्स गिवन है 0 to 4. इसके बाद डिफरेंट कैश फ्लोज दिए हुए हैं. फर्स्ट कैश फ्लो जो है आपके पास आउटफ्लो में दिया हुआ है क्योंकि ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, बाकी कैश फ्लोज उन्होंने दिए हुए हैं ईयर 1, 2, 3 एंड 4. उसने बताया कि AAR इसका कैलकुलेट करना है. कैसे कैलकुलेट होगा? सबसे पहले क्या आपने क्या करना है, इसकी डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है. डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? डेप्रिसिएशन का फार्मूला होता है क्या, इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर. इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपके पास 45,000 गिवन है, ये देखें, डिवाइडेड बाय प्लस स्लेवेज वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू. रेजिडुअल वैल्यू या स्लेवेज वैल्यू जो है आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं गिवन. ठीक है, 0 है वो. आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करना है नंबर ऑफ ईयर. नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं आपके पास? 4 हैं, 1, 2, 3, 4. ठीक है, डिवाइड किया तो ये आपके पास डेप्रिसिएशन का आंसर आ गया. अब इसमें दो चीज़ें आपने क्या करनी है, आपने क्या करना है, ये कैश फ्लोज राइट कर दिया, इसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देना है जितने कैश फ्लोज हैं. इनिशियल इन्वेस्टमेंट में से नहीं, आपने बाकी जो ईयर्स बच रहे हैं 1, 2, 3, 4 इन सब में से आपने इसको माइनस कर दिया. देन आपके पास जो आंसर आ गया वो हो गया अकाउंटिंग प्रॉफिट. ठीक है, अकाउंटिंग प्रॉफिट. फर्स्ट आंसर जो है हमारे पास नेगेटिव आया 250, बाकी सब 1000, उसके बाद 20,750. ठीक है, अब सबसे पहले इसके अंदर मैंने आपको बताया था, इसका फार्मूला था कि एवरेज इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट या ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट.
एवरेज इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपने क्या करना है, जितने आपके पास कैश फ्लोज है, नेट सम ऑफ द कैश फ्लोज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। सम ऑफ द कैश फ्लोज कितने हैं, जो हमारे पास कैश फ्लोज यहाँ पर गिवन है, ये जो ये जो डिफरेंट कैश फ्लोज हमारे पास आंसर्स में आए हैं। सम ऑफ द अकाउंटिंग प्रॉफिट, सॉरी सम ऑफ द अकाउंटिंग प्रॉफिट, जितने भी प्रॉफिट आया है हमारे पास कैश फ्लोज के बाद, ठीक है, इनको सम कर लेना है। 250, 1000, 1000, 20,000, 750, इन सबको आपने एडअप कर लेना है। एडअप करने के बाद क्या करना है, उसको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ़ ईयर्स पे। नंबर ऑफ़ ईयर्स पे ये देखें, ये सबको एडअप किया, यहाँ पे सबको ऐड कर लिया। डिवाइड किस पे किया, 4 पे, नंबर ऑफ़ ईयर्स पे डिवाइड किया। देन आपके पास क्या आंसर है, अकाउंटिंग प्रॉफिट का, ठीक है, एवरेज अकाउंटिंग प्रॉफिट। फिर आपने इसी तरह एवरेज इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करनी है। एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्लेवेज वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, ये 2 फार्मूले का है इसका, ठीक है। ये आपने डेप्रिसिएशन वाला नहीं यूज़ करना है, डेप्रिसिएशन के अंदर था कि नंबर ऑफ़ ईयर्स, यहाँ पर आपने यूज़ करना है फार्मूले का। फार्मूले के अंदर ये जैसे कि मैंने पीछे वाली स्लाइड के अंदर आपको बताया था, ये देखें, ये यहाँ पर फार्मूला लिखा हुआ है, ये फार्मूला लिखा हुआ है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्लेवेज वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। स्लेवेज वैल्यू नहीं दी हुई, डिवाइडेड बाय 2, हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट दी हुई है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, 45,000 डिवाइडेड बाय 2, देन आपके पास आ गया एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब ये आपके पास फार्मूला क्या होता है AAR का, कि एवरेज अकाउंटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई 100। एवरेज अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना आया, 5,625 डिवाइडेड बाय 22,000, ये देखें दूसरी वैल्यू ये है हमारे पास। एवरेज इन्वेस्टमेंट से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई 100 कर दिया, तो देन आपके पास AAR कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल आसान है। दूसरा मेथड आपके पास पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड क्या होता है, पे बैक पीरियड यार बेसिकली होता है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की है वो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने टाइम में कवर हो रही है। इसको बहुत आसान तरीका होता है इसका। सिंपल जो जनरल तरीका जो है ना, आपके पास क्वेश्चन के अंदर उन्होंने बताया होगा कि कितनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। क्वेश्चन के अंदर उन्होंने बताया कि 30,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, और उसके बाद उन्होंने बताया हुआ कि ये प्रोजेक्ट ए है और प्रोजेक्ट बी है। मैं आपको एक प्रोजेक्ट का एग्जांपल देकर बताता हूँ कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, 30,000। अब 30,000 कितने ईयर्स में हमारी कवर हो रही है। अब आपने जितनी कैश फ्लोज दिए हैं ना उसको काउंट करने लग जाना है। 7,500 को मतलब कैलकुलेट करना है, प्लस करना है, सम अप करना है। 7,500, 7,500, 7,500, जैसे आप 4 ईयर्स पे जाएंगे, जैसे आप 4 ईयर्स पे जाएंगे ना 75 पे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका 30,000 जो है ना कवर अप हो रहा है, ठीक है। 75,000, 75, 70, इन मतलब 4 वैल्यूज़ को आप जैसे सम अप करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा मेरे ख्याल समथिंग ग्रेटर होगा 30 से, ठीक है। तो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जितने साल के ऊपर कवर अप हो जाए आपने राइट कर देना है कि उतने साल में। ये देखें प्रोजेक्ट ए का 4 ईयर्स के अंदर कवर अप हो रही है, और अगर प्रोजेक्ट बी की बात करें तो वो इसी तरह यहाँ पर भी आपने देख लेना है कि कितने साल में आपकी 30,000 कवर हो रहा है। इधर जितने साल में आपकी मतलब आपने सम अप करते जाना है, जितने साल में आपके 30,000 या 30,000 से एक्सीड अमाउंट आ जाएगी, वहाँ पर आपने बता देना है कि ये हमारे इतने साल में मेरा पे बैक पीरियड कवर हो गया, ठीक है। इसका एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड थोड़ा सा चेंज है, वो थोड़ा सा टफ है। वो NPV के थ्रू आपने कैलकुलेट करना होता है कि इसमें आपने डिस्काउंट फैक्टर का फार्मूला लगाना होता है। मतलब पहले कैश फ्लोज फाइंड करनी होती है, फिर डिस्काउंट रेट, फिर उसको NPV फाइंड करनी होती है, इसके बाद कॉमुलेटिव होता है। ये थोड़ा सा टफ है, तो आप दूसरा मेथड सिंपल फर्स्ट वाला ईजी है, ठीक है, वो उसको यूज़ कर सकते हैं। देन आपके आवाज़ है NPV। NPV क्या होता है, NPV बेसिकली होता है कि कैश फ्लोज, कि आपने जो कैश फ्लोज हैं, जो भी कैश फ्लोज निकाले हैं उसको आपने क्या करना होता है, माइनस करना होता है उसकी रीजनल इन्वेस्टमेंट से। जितने भी नेट कैश फ्लोज आए हैं आपके फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के, उसको आपने माइनस करना होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट से। देन आपका NPV का आंसर आता है। कैश फ्लोज बेसिकली क्वेश्चन के अंदर गिवन होते हैं और उसमें से आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट को माइनस करते हैं, तो देन आपका NPV का आंसर आ जाता है, ठीक है। NPV बेसिकली होती है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रेजेंट या फ्यूचर के कैश फ्लोज माइनस डिस्काउंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन के अंदर उन्होंने बताया कि कंपनी ने मशीनरी परचेज की 2,20,000, ये हमारे पास क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। उसके बाद उसने कहा है कि 3 साल का इसका टाइम पीरियड है और उसके अंदर इनफ्लोज, इसके कैश फ्लोज किस तरह के हैं। कैश फ्लो फर्स्ट ईयर का 770 है, दूसरा 968 है, और तीसरा आपके पास 1,331 है, ठीक है। उसके बाद उसने इसका इंटरेस्ट रेट भी दे दिया है। NPV कैलकुलेट करना सबसे आसान चीज़ है, NPV कोई मुश्किल चीज़ है। NPV में सबसे पहले आपने क्या लिखना होता है, ईयर्स लिखने होते हैं, फिर कैश फ्लो लिखना होता है, डिस्काउंट फैक्टर, और इधर आपने प्रेजेंट वैल्यू। ये का ईयर्स आपके पास कितने, 3 है। फर्स्ट ईयर आपने जो लेना होता है वो 0 लेना होता है। 0 क्यों लेना होता है, 0 के अंदर आपने अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट लिखनी है। क्वेश्चन में इनिशियल इन्वेस्टमेंट गिवन है 2 लाख,
22,000 गिवन है, ठीक है। ये आपने ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट रेशियो आपने नेगेटिव में लिखनी होती है, आउटफ्लो हो रहा होता है, ठीक है। डिस्काउंट फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिस्काउंट फैक्टर का फार्मूला राइट कर लें अपने पास, 1/1 प्लस इंटरेस्ट रेट जितना गिवन है, देखें यहाँ पर 10% गिवन है, 1/1 प्लस इंटरेस्ट रेट इंटू इसके ऊपर जो आपने इसको स्केयर लेना है वो आपने नंबर ऑफ़ ईयर्स के हिसाब से लेना है। जैसे नंबर ऑफ़ ईयर अभी 0 है तो आपने नंबर ऑफ़ ईयर 0 ले लेना है, ठीक है। इसी तरह सेकंड ईयर का डिस्काउंट फैक्टर कैसे कैलकुलेट करना है? 1/1 प्लस 1/1 इंटू 1 को डिवाइड करना है आपने 1 प्लस 10%, 10% का आपने इंटू ले लेना है, 10% का मतलब होल इंटू लेना है, 1 इंटू स्टार्ट से इंटू लेना है आपने कि 1 प्लस, अब आप दोबारा सुने, 1/1 आपने डिवाइड के नीचे आपने पहले इंटू लेना है, इंटू के साथ आपने लिखना है 1 प्लस 10%, फिर आपने इंटू को क्लोज करना है, देन आपने उसका स्केयर लेना है। स्केयर आपने ईयर 1 के ऊपर 1 ले लेना है, ईयर 2 के ऊपर 2 ले लेना है और ईयर 3 के ऊपर 3 ले लेना है। इस तरह डिस्काउंट फैक्टर्स कैलकुलेट हो जाएंगे। कैश फ्लो उन्होंने गिवन किया हुआ क्वेश्चन में, फर्स्ट ईयर का 770 और दूसरे का कितना है और थर्ड का कितना है। फिर आपने क्या करना है कि इनकी वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। 2200 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, इसकी वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, इसी तरह सेम वैल्यू को मतलब कैश फ्लो का 968 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। जैसे जैसे आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे उसका आंसर सामने आपने राइट करते जाना है प्रेजेंट वैल्यू का, ठीक है। ये फर्स्ट जो वैल्यू होगी आपके पास माइनस में आएगी क्योंकि वो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है। बाकी आपकी कैश फ्लोज हैं। अब आपने क्या करना है कि इन तीनों कैश फ्लोज को प्लस कर लेना है। इसका क्या मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था एनपीवी का कि जितने भी आपके कैश फ्लोज हैं उनको प्लस करना है, उसको माइनस किस में से कर देना है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट से। 700, 800 और 1000 इन तीनों को सम अप करना है। सम अप करके आपने जो आपके पास आंसर बनेगा 2500 बनेगा। 2500 में से आपने 2200 2200 को आपने माइनस करेंगे, जो आपके पास आंसर आएगा वो एनपीवी होगा। एनपीवी कैलकुलेट करना बहुत आसान है, एनपीवी आप लोगों को आना चाहिए कैलकुलेट करना, ठीक है। उसकी बात है नेक्स्ट आपके आईआरआर भी बेसिकली एनपीवी के थ्रू ही कैलकुलेट करते हैं। इसमें हमने क्या करना होता है कि डिस्काउंट फैक्टर डिफरेंट यूज़ करने होते हैं। इंटरेस्ट रेट मतलब जिसको बोलते हैं आईआरआर, बेसिकली वो होता है कि जहाँ पर आपका एनपीवी 0 के इक्वल हो जाए उसको बोलते हैं आईआरआर, ठीक है। आईआरआर को ना हम यहाँ पर इंटरपोलेशन मेथड से यूज़ कर रहे हैं। ये यहाँ पर ना इस स्लाइड के अंदर इंटरपोलेशन मेथड यूज़ किया हुआ है कि ये इसका फार्मूला है। ये फार्मूला कैसे है कि लोएस्ट इंटरेस्ट रेट प्लस एनपीवी एट द लोएस्ट इंटरेस्ट रेट, एनपीवी एट द लोएस्ट इंटरेस्ट रेट माइनस एनपीवी एट द हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट माइनस लोएस्ट इंटरेस्ट रेट, ठीक है। ये बेसिकली एक इंटरपोलेशन मेथड होता है जिसके अंदर हम डिफरेंट इंटरेस्ट रेट अज्यूम करके एनपीवी को ना, जो एनपीवी ये जो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू जो एनपीवी का आंसर है इसको 0 के करीब लाना होता है, ठीक है। 0 के करीब जहाँ पर आ जाएगा वो हमारा इंटरेस्ट रेट बेसिकली आईआरआर होगा, ठीक है। हमने इसमें डिस्काउंट रेट 15 कैलकुलेट किया है, 15% लिया है, 16 लिया एंड 70 लिया है, ठीक है। ये बेसिकली इस मेथड से किया है। आईआरआर बेसिकली इस तरह से आप कैलकुलेट करते हैं। और आईआरआर को दूसरे वर्ड्स के अंदर हम कहते हैं कि जहाँ पर आपकी एनपीवी 0 के इक्वल हो जाएगी। इसको हर्डल रेट भी कहते हैं, ब्रेक इवन रेट भी कहते हैं। देन आपकी स्लाइड्स वगैरह ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। ये डिफरेंट अप्रेजल मेथड से मैंने सिर्फ इसका जस्ट शॉर्ट सा आपको इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है। आप लोग इसको गो थ्रू करें, देन आप लोग इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह देखें जो आप लोगों के पास रजिस्टर पे नोट डाउन है, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और एंड कमेंट लाजमी दीजिएगा वीडियो को, ठीक है।